नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिथकीय आलोचना पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 पत्र 16 का अंश है। मिथकीय आलोचना में मिथक शब्द स्पष्ट है। हिंदी में जिस मिथक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, यह अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है और भाषा वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंग्रेजी के इस मिथ शब्द पर यूनानी शब्द माइथोस, लैटिन शब्द मिथस और जर्मन शब्द मिथोस का प्रभाव है। ये जो माइथोस शब्द है यूनानी का, इसका विलोम होता है लागोस। यानी माइथोस मतलब है अतर्क व्याख्यान, अतर्क जिसमें तर्क नहीं हो, और इसका विलोम लागोस यानी तार्किक संलाप। अर्थात माइथोस अतर्क व्याख्यान को लेकर आगे बढ़ता है। तार्किक संलाप के ठीक विपरीत मिथक होते हैं। इसमें एक आख्यान होता है। सुव्यवस्थित तर्क के विपरीत मिथक में एक कथात्मकता होती है, कथा है इसमें। बहुत सुव्यवस्थित दार्शनिकता या सुसंबद्ध तर्क प्रणाली की अपेक्षा इससे नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक अंतःप्रज्ञा से है। और आज जब हम लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सुसंबद्ध तर्क प्रणाली नहीं है, तो यह याद रखा जाना चाहिए कि यह आदिम मनुष्य की चेतना का परिणाम है। उस समय आदिम मनुष्य ने जब इन चीज़ों को देखा था, तो निश्चित तौर पे वहाँ एक तर्क था उनके पास। जिन चीज़ों को वह देखते थे, अपनी इंद्रियों से उसका बोध करते थे, संश्लिष्ट भाव में उसको ग्रहण करते थे, और फिर उससे जो तर्क प्रणाली उनकी निकलती थी, उसका प्राथमिक सृजनात्मक रूप मिथक है। लेकिन आज जब हम मिथकों की बात करते हैं, तो उनमें आज की दृष्टि में हमें एक तर्क प्रणाली नहीं दिखती है। हम उसको आज के संदर्भों में देखते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं। और जब मिथक की चर्चा होती है, तो पहला प्रश्न जो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, भाषा और मिथक का परस्पर संबंध। हम लोग चूंकि मिथकीय आलोचना की चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग पहले मिथक शब्द को समझ लें, उसके विभिन्न आयामों को समझ लें, और उसके बाद मिथकीय आलोचना की चर्चा की जाएगी। तो जैसे मिथक शब्द पे चर्चा होती है, तो विद्वानों ने 3 तरह के मत व्यक्त किए हैं इसमें। अक्सर यह विवाद का विषय है कि पहले भाषा का अस्तित्व हुआ या पहले मिथक अस्तित्व में आए। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भाषा पहले है, बाद में मिथक। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मिथक पहले है, बाद में भाषा। और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, दोनों का आविर्भाव एक साथ हुआ है। तो इनमें कुछ प्रमुख विद्वान हैं। एक विको, उनका मत है कि भाषा की उत्पत्ति सांकेतिक अभिव्यक्ति से हुई है।
इसलिए मिथक भाषा विकास की एक मंजिल है। और हर्डर मानते हैं कि भाषा मिथक से पैदा हुई है। मैक्स मुलर मिथक की उत्पत्ति भाषा से मानते हैं, और वहीं कैसिरर का मानना है कि भाषा और मिथक की उत्पत्ति एक साथ हुई है। कैसिरर मानते हैं कि इनके मूल में प्रतीकात्मक निर्मिति की भावात्मकता है, और इसमें यथार्थ का बिंब नहीं उपस्थित होता, बल्कि दोनों में अद्वैत है, एक साथ दोनों आते हैं। वास्तव में पहले जो आदि मनुष्य रहा होगा, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को संश्लिष्ट रूप में ग्रहण करते थे, और वह संश्लिष्ट रूप किसी एक क्षण की रचना नहीं होती थी। धीरे धीरे उनके संस्कार संचित होते थे, और उन इंद्रिय अनुभूतियों के संश्लिष्ट रूप से या तो वाणी का विकास हुआ होगा या मिथक का विकास हुआ होगा। यानी जिसको उन्होंने देखा वह था बाह्य जगत, और इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अर्थ वस्तुतः बाह्य जगत में विद्यमान होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क उनका बिंब ग्रहण करता है, और उन बिंबों के लिए किसी शब्द की रचना करता है। यानी बाह्य जगत में अर्थ मौजूद होते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क उनका बिंब ग्रहण करता है, और जो बिंब उसके मस्तिष्क में आते हैं उसके लिए वह कोई शब्द रचता है, और इस तरह भाषा धीरे धीरे अर्थानुगामिनी होती जाती है, अर्थों का अनुगमन करती है। मस्तिष्क ने बिंब ग्रहण किया, बिंब के लिए शब्द रचे गए, और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जैसे जैसे वह अर्थ प्रधान होती जाती है, वैसे वैसे उसमें गद्यात्मकता बढ़ती जाती है, और छंद राग लय क्रमशः पीछे छूटते जाते हैं। अपनी पुस्तक भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन में बचन सिंह ने इस उदाहरण को लिखते हुए टिप्पणी की है कि ये जो छूटी हुई वस्तुएं हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि छंद राग लय क्रमशः पीछे छूटते जाते हैं, तो बचन सिंह ने कहा कि ये जो छूटी हुई वस्तुएं हैं वही मिथक हैं। वह अतीत की चीज है, वह छूट गई है, हमें उसी संदर्भ में उसको देखना है। अब जब उसको हम देखते हैं तो जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से मिथक के संबंध में कई विचार हमारे सामने आते हैं। मनोविश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं तो मिथक के संबंध में अलग विचार हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो मनोविश्लेषण के तो मिथक के संबंध में अलग विचार हैं, और नृतत्व शास्त्री इसको अपने ढंग से देखते हैं। मनोविश्लेषणवादी आलोचना की चर्चा करते समय विस्तार से हम लोगों ने फ्रायड और युंग के को समझा था। तो फ्रायड के जो मित्र थे और परवर्ती विचारक थे युंग, उन्होंने मिथक को सामूहिक आद्य बिंब कहा। उनके अनुसार मानस के 3 स्तर हैं, एक चेतन स्तर, एक वैयक्तिक अवचेतन स्तर, और सामूहिक अवचेतन। ये जो सामूहिक अवचेतन है यह मिथक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सामूहिक अवचेतन को वह प्रजातीय अवचेतन भी कहते हैं, क्योंकि वैयक्तिक अवचेतन तो सतह पर रहता है, जिसको शैल विज्ञान के शब्दों में सरफेस स्ट्रक्चर कहेंगे, और ये जो सामूहिक अवचेतन है वो डीप स्ट्रक्चर है, वह ज्यादा गंभीर है, ज्यादा व्यापक है,
और इसे डीप स्ट्रक्चर की अभिव्यक्ति मिथक करते हैं, जिसको युंग ने आर्केटाइपल इमेज भी कहा था। तो इस प्रकार युंग ने आर्केटाइपल इमेज की अवधारणा दी, सामूहिक अवचेतन की बात की, और उन्होंने कहा कि आदिम अनुभूति कलाकार की सृजनशीलता का स्रोत है। यानी हर कलाकार की सृजनशीलता का स्रोत आदिम अनुभूति है, जो धीरे धीरे संचित होती आई है, और उसका आकलन पूरी तरह संभव नहीं है। इसलिए उस आदिम अनुभूति को रूप देने के लिए एक पौराणिक बिंब विधान की आवश्यकता होती है। अपने आप में वह कोई शब्द या बिंब नहीं प्रस्तुत करती, क्योंकि उसका रूप धूमिल होता है। वह एक प्रकार की गहरी पूर्व सूचना है जो अभिव्यक्ति पाना चाहती है। उसकी स्थिति उस वात्या चक्र के समान है, जो पहुंच की सीमा में पड़ने वाली प्रत्येक चीज को पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठाकर दृश्य आकार धारण कर लेती है। इस दृश्य में जो दिखाई पड़ता है वह सामूहिक अचेतन है। अर्थात धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वह भाव संचित होता आया। एक आंधी के समान, जैसे आंधी चलती है तो सारी चीजें उसके साथ साथ उड़ जाती हैं, वैसे उसकी सीमा में जितनी चीजें आई सबको उसने अपने अंदर समाहित किया और उसको साथ लेकर एक दृश्य आकार ग्रहण किया, और फिर उस दृश्य में हम जिसको भी देख पाते हैं वह सामूहिक अचेतन है। यानी युंग की इस अवधारणा से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, आदिम अनुभूति कलाकार की सृजनशीलता का स्रोत है। प्रत्येक कलाकार वहीं से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है, और वह जो आदिम अनुभूति है वह स्थिर नहीं है, वह गत्यात्मक है। और हर कलाकार एक विवशता का अनुभव करता है कि उस अनुभूति को एक रूपाकार प्रस्तुत करे, एक रूप दे, और उस आदिम अनुभूति को रूप देने के लिए ही उसे पौराणिक बिंब विधान या मिथक की आवश्यकता होती है। तत् स्पष्ट किया युंग ने अपनी मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से कि मिथक उस आदिम अनुभूति को रूप देने के लिए माध्यम का काम करते हैं। कलाकार में एक विवशता होती है कि वह अपनी कला के माध्यम से, रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से उस अनुभूति को रूप प्रदान करता है। यह तो मनोविश्लेषणवादी दृष्टि के अनुसार विचार थे। जैसा कहा गया कि समाजशास्त्र इसको अपने ढंग से देखता है, बिल्कुल भिन्न अवधारणा है उनकी। तो फ्रांस के एक समाजशास्त्री थे दुर्खीम, उनके अनुसार मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं बल्कि समाज से है। वह मानते हैं कि मिथक जो उद्देश्य प्रक्षेपित करते हैं वो सामाजिक जीवन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी समाज के जीवन को दिखाना ही उनका उद्देश्य है। और एक दूसरे चिंतक मालिनोव्स्की के अनुसार मिथक न प्रकृति के प्रति चमत्कारिक प्रतिक्रिया है, न विगत का आलेख। युंग ने जहां उसको पूरी तरह आदिम अनुभूति से जोड़ा था, वहीं इस विचार के अनुसार वह विगत का आलेख मात्र नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण और संचालन है। और वहीं नृतत्व शास्त्र की दृष्टि से देखें
तो प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री हैं लेवी स्ट्रॉस। उनका मानना है कि मिथक बिल्कुल समाज निरपेक्ष होते हैं। जहां समाजशास्त्री कहते थे कि ये इनका उद्देश्य सामाजिक जीवन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही नृतत्व शास्त्री कहते हैं कि नहीं, यह अवधारणा पूरी तरह समाज निरपेक्ष और इतिहास निरपेक्ष अवधारणा है। वह मिथक की संरचना को उद्घाटित करने में दिलचस्पी दिखाते हैं और मिथक की संरचना का उद्घाटन कर वह आदिम संस्कृतियों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और वहीं मिथक का संबंध धर्म और कर्मकांडीय अनुष्ठानों से भी जोड़ा गया है। इससे भी जोड़कर मिथक को देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार मिथक आदिम मनुष्य का यथार्थ है, जबकि साहित्य सभ्य मनुष्य का यथार्थवाद है, जिसमें उसका अपना उद्देश्य और दृष्टिकोण भी समाहित रहता है। साहित्य में मिथकों का साभिप्राय प्रयोग होता है। साहित्यकार मिथकीय बिंबों द्वारा अपनी रचना की दो समस्याएं हल करता है। एक तो वह आदिम विश्वासों को नया रूप देकर उन्हें जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ता है, और दूसरे कि वह इसे संप्रेषण की समस्या भी हल करता है। और इस प्रकार मिथक का संबंध साहित्य से सीधे सीधे जुड़ता है। इस संबंध में भी विद्वानों ने कई विचार रखे हैं। एक दृष्टिकोण इसका है कि मिथक का साहित्य से क्या संबंध है, और फिर साहित्य से संबंध में हम यह अध्ययन करते हैं कि मिथक का आलोचना से क्या संबंध है। रिचर्ड चेज जैसे विद्वान मिथक और काव्य को बिल्कुल एक मानते हैं। उनका मानना है कि मिथक सिर्फ कला है और साहित्य और मिथक दोनों एक ही तरह की मानवीय आवश्यकता से निकलते हैं और उनमें एक ही तरह की प्रतीकात्मक संरचनाएं होती हैं। दोनों में समानता क्या है कि दोनों में विस्मय का तत्व प्रधान होता है और दोनों से ही मनुष्य की जो अतिरिक्त भावनाएं हैं उनका विरेचन होता है। जैसे अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया था, वैसे ही रिचर्ड चेज ने भी अपना विरेचन सिद्धांत दिया कि इसका कार्य पालतू बनाना है। एक जमाने में, आदि मनुष्य के जमाने में, धार्मिक अनुष्ठानों ने, कर्मकांडों ने, मिथकों ने उनको पालतू बनाया था। अब जब धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड की एक सीमा है, तो कलाकार यह काम करता है सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव से, और इस प्रकार मिथक और साहित्य दोनों एक धरातल पर आते हैं। धर्म हो, साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, यह मनुष्य के सौंदर्य बोध को जगाकर विरेचित करते हैं उसे। और जैसा कहा गया कि फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत और युंग के सामूहिक अचेतन सिद्धांत को भी ने भी आलोचना को बहुत प्रभावित किया। तो कहा गया कि मिथक भी आदिम मनुष्य का स्वप्न है। जैसे फ्रायड ने जो स्वप्न सिद्धांत दिया था, युंग ने स्वप्न की व्याख्या की थी, तो कहा गया कि जो मिथक है ये भी आदिम मनुष्य का एक स्वप्न है, और उसी प्रकार साहित्य भी अचेतन मन की अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार इन दोनों में संबंध स्थापित किया गया। फिर इस संबंध में लैंगर का भी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कला को मिथकीय चिंतन से जोड़ा। उनके अनुसार मिथक हों या कथाएं हों या परिकथाएं हों, वो अपने आप में कला नहीं है, बल्कि वो कला के लिए सामग्री है। और मिथक का पूरी तरह अनुवाद संभव नहीं है।
तो इस प्रकार मिथक और साहित्य में संबंध जोड़ा गया, और जिसे बच्चन सिंह ने अपने शब्दों में यहाँ कहा है कि साहित्यकार इन मिथकीय बिंबों द्वारा अपनी रचना की दो समस्या हल करता है। एक तो वह आदिम विश्वासों को नया रूप देकर उन्हें जीवन संघर्षों की ओर मोड़ता है, और दूसरे संप्रेषण की समस्या भी हल करता है। उसे जो संप्रेषित करना है उसके लिए मिथक काम आते हैं। और इस प्रकार मिथक और साहित्य का संबंध घनिष्ठता से जोड़ा गया, कई विद्वानों ने इस प्रकार से देखा, और आलोचना के क्षेत्र में भी मिथकीय आलोचना की अवधारणा आई, जिसका वर्णन, जिसके बारे में हम लोग अगले संवाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पहले अमेरिका में और फिर धीरे धीरे यूरोप में और फिर हिंदी में मिथकीय आलोचना का प्रारंभ हुआ। मिथकीय आलोचना साहित्य को किस दृष्टि से देखती है, कैसे उसका विश्लेषण करती है, उसके औजारों पर हम लोग अगले संवाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आज के संवाद से मिथक या मिथ की अवधारणा से आप परिचित हुए होंगे। इस अवधारणा का उपयोग हम लोग मिथकीय आलोचना को समझने में करेंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।